हेलो एवरीवन। देखिए, अब आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर अकाउंट में, इंटर ग्रुप 1 आईपीसी ग्रुप 2 के लिए रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सिंपल है अगर आप पूरा ठीक से समझते हैं तो। ये आईपीसीसी ग्रुप 2 में जब आता था तो 8 मार्क्स का आता है, और ये इंटर ग्रुप 1 में 10 मार्क्स तक का आता है। ठीक है, तो हम इसको शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट हम समझते हैं कि आखिर रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है। तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स मीन्स रीपेमेंट टू डिवेंचर होल्डर्स as per terms and conditions agreed at the time of issue of debentures। देखें, रिडेम्पशन का मतलब होता है डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस करना, और कैसे, जो जिन शर्तों पे आपने डिबेंचर इशू करे थे उन्हीं शर्तों पर वापस करना। तो देखें, अगर हम एग्जांपल समझें तो ये कंपनी है। कंपनी को जब फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो डिबेंचर को इशू करती है। डिबेंचर इशू करने से क्या होता है, जो पब्लिक है, पब्लिक कंपनी को पैसे देती है। सपोज 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए गए और कंपनी उनको इसके बदले में डिबेंचर के सर्टिफिकेट देती है। सपोज करें कि 1 लाख के जो डिबेंचर इशू किए गए हैं 8 साल के लिए किए गए हैं, तो या 10 साल के लिए किए गए हैं। 10 साल बाद क्या होगा, कंपनी जब इनका रिडेम्पशन करेगी तो कंपनी डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस कर देगी। तो डिबेंचर होल्डर का पैसा क्या हो जाएगा, रीपे हो जाएगा, रीपेमेंट। और किन कंडीशंस पे, जो हमने इशू करते समय एग्रीड की होंगे। सपोज करते हैं हम कि जो डिबेंचर इशू हुआ वो उसकी फेस वैल्यू 100 थी और उसका इशू प्राइस भी 100 था, और डिबेंचर होल्डर को बोला गया कि जो आपका रिडेम्पशन होगा वो 10 रुपये के प्रीमियम पर, मतलब 110 रुपये पे किया जाएगा। तो इशू 100 रुपये पर हुआ लेकिन रिडेम्पशन 110 पे होगा, तो रीपेमेंट के समय कितना पैसा देना होगा, 110 रुपये पर डिबेंचर के हिसाब से देना होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड एट द टाइम ऑफ इशू। अब देखें, रिडेम्पशन करने के कौन कौन से तरीके होंगे। तो ये दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं, मोड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को रिडीम करने के क्या क्या मोड्स होंगे। तो पहला तरीका है रिडेम्पशन इन लंप सम, एक साथ पैसा देके रिडेम्पशन कर देना। जैसे कि कोई डिबेंचर आज इशू किया गया है, ये 1 अप्रैल 2011 है। कोई डिबेंचर इशू किया गया है यहाँ 1 लाख रुपए का, और 5 सालों के लिए इशू किया गया है। तो हम क्या करेंगे, 5 साल बाद, जैसे पहला साल 11/12, 12/13, 13/14, 14/15 और 15/16, 31 मार्च 2016, 2016। तो ये 5 सालों बाद 11/12, 12/13, 13/14, 14/15, 15/16, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पैसे वापस कर देंगे। तो जो 1 लाख रुपए हैं ये हम क्या कर देंगे, रीपे कर देंगे। तो इसको हम बोलेंगे रिडेम्पशन इन लमसम, एक ही बार में सारा पैसा चुका देना। दूसरा तरीका देखें क्या होगा। दूसरा तरीका होता है रिडेम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स। इसी को हम बोलते हैं बाई ड्रॉ
ऑफ लॉट्स। जैसे अगेन हम बात कर रहे हैं कि हमने डिबेंचर इशू किया, 1,00,000 रुपए के डिबेंचर इशू किए हमने, ये 1 अप्रैल 2011 को 1,00,000 रुपए के डिबेंचर हैं। अब इनका रिडेम्पशन हमने एग्री करा कि हम पहले 2 साल 11-12, 12-13 तक इनका कोई रिडेम्पशन नहीं करेंगे, और थर्ड ईयर के एंड से हम आने वाले 5 सालों में, मतलब 13-14, 14-15, ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पाँचवा साल, तो 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, तो 2 साल के बाद जो आने वाले 5 साल हैं, इन 5 सालों में हम डिबेंचर को इक्वली रिडीम कर देंगे। तो देखें हम यहाँ कितना रिडेम्पशन कर देंगे, 20,000 का, यहाँ कितना 20,000 का, यहाँ कितना 20,000 का, ऐसे करते हुए हम हर एक साल 20,000 डिबेंचर रुपए के डिबेंचर रिडीम करते जाएंगे। इसको हम बोलेंगे रिडेम्पशन इन इंस्टॉलमेंट। थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट पे हम रिडेम्पशन कर रहे हैं। इसको ड्रॉ ऑफ लॉट भी क्यों बोलते हैं समझें, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 1,00,000 में से 20,000 के लॉट को रिडीम कर रहे हैं। तो कौन से 20,000 को हम रिडीम करेंगे, तो इसको एग्री करने के लिए हम लॉटरी सिस्टम जैसा ड्रॉ निकालते हैं, यानी हम ड्रॉ करते हैं कि कौन से 20,000 डिबेंचर्स को हमें इस पर्टिकुलर ईयर में रिडीम करना चाहिए। तो साइंटिफिक तरीके से हम डिबेंचर के नंबर लिख के डिसाइड करते हैं कि ठीक है ये वाले डिबेंचर हम रिडीम कर देंगे। तो ड्रॉ काइंड ऑफ होता है, लॉटरी में जैसा ड्रॉ होता है, और हर बार जो 20,000 डिबेंचर्स के नंबर फंस जाएंगे उनको हम रिडीम करते चले जाएंगे 5 सालों तक, इसलिए हम इसको बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स भी रिडेम्पशन बोलते हैं। तीसरा तरीका देखें, तीसरा तरीका है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। एक तरीका ये भी है कि आपका डिबेंचर होल्डर है, उसके पास 1,00,000 रुपए के डिबेंचर हैं, आपको डिबेंचर ख़त्म करना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, उससे डिबेंचर्स लेकर कंपनी उनको क्या करे, इक्विटी शेयर इशू कर दें, तो डिबेंचर्स ख़त्म हो जाएंगे, इक्विटी शेयर इशू हो जाएंगे और डिबेंचर का रिडेम्पशन हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर। फोर्थ जो तरीका है, जो मोड है रिडीम करने का, वो है बाइंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस, या इसको हम बोलते हैं बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स इन ओपन मार्केट। अपने ही डिबेंचर को ओपन मार्केट में खरीद लेना। तो देखें यहाँ 2 तरीके के मोड अपनाए जाते हैं। इसमें पहला, नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ मैं, इसमें पहला जो है वो है परचेज ऑफ ओन डिबेंचर फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, और दूसरा तरीका है, पहला मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, अपने डिबेंचर को मार्केट में ख़रीदा हमने और हमने ख़रीदते ही उसको कैंसिल कर दिया, फाड़ के फेंक दिया। तो अब एक तरीके से देखें तो हमें अब डिबेंचर होल्डर को रिडेम्पशन के समय पैसे चुकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस डिबेंचर का रिडेम्पशन करना था उसको हमने मार्केट से, स्टॉक एक्सचेंज से ख़रीद लिया और फाड़ के भी फेंक दिया। दूसरा हो सकता है परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स, हम इनके बारे में डिटेल में जाएंगे थोड़ी देर बाद, फॉर कैंसिलेशन एट लेटर डेट। अपने ही डिबेंचर को खरीदना और बाद में किसी डेट पर कैंसिल कर देना। तो 4 तरीके होते हैं, एक बार फिर से आप देख लें। पहला, लमसम में अपने डिबेंचर को रिडीम कर देना। दूसरा, थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट में रिडीम करना। तीसरा, डिबेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट करके रिडीम कर देना। और चौथा,
अगर हमारे डिबेंचर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, मार्केट में अवेलेबल है, तो हम अपने डिबेंचर को मार्केट से खरीद लें। हम ऐसा क्यों करेंगे, बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगा जब उनका पर्टिकुलर पॉइंट आएगा। लेकिन अभी बता रहा हूँ कि मार्केट से अपने ही डिबेंचर खरीद के हम उनको कैंसिल कर सकते हैं। दो स्ट्रेटजी हो सकती है हमारी, डिबेंचर को खरीद के तुरंत ही कैंसिल कर देने की, या फिर डिबेंचर को खरीद के थोड़ा देर होल्ड करके और बाद में उसको कैंसिल करने की, ये स्ट्रेटजी हमारी हो सकती है। देखें, कुछ और कॉमन पॉइंट मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। जो तीसरा मेजर पॉइंट हमारा बनेगा, कॉमन जर्नल एंट्री फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर को रिडीम करने के लिए कॉमन एंट्रीज क्या होंगी? तो देखें, पहला हम डिवेंचर होल्डर को ड्यू करेंगे और एंट्री आ जाएगी, सपोज 12% डिवेंचर है तो 12% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। सपोज करें 100 रुपये का एक डिवेंचर है तो फेस वैल्यू से एंट्री आ जाएगी, और हमें डिवेंचर होल्डर का पैसा देना है तो टू डिवेंचर होल्डर्स, कितना, 100 रुपये। बीइंग अमाउंट मेड ड्यू। दूसरी जो एंट्री आ जाएगी वो आ जाएगी डिवेंचर होल्डर का पेमेंट करने की, तो एंट्री आ जाएगी डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और जितना हमें पैसा देना है वो पैसा हम उनको दे देंगे। एक कॉमन एंट्री कर रहा हूँ मैं, फिर स्पेशल केसेस में अलग अलग एंट्री होंगी, और इसका नरेशन आ जाएगा बीइंग अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर्स। ओके, अब ऐसा भी हो सकता है कि डिवेंचर जो हमने इशू किया था वो 100 रुपये का था, लेकिन उसका रिडेम्पशन 10 रुपये के प्रीमियम पे होना है। तो अगर उसका प्रीमियम पर रिडेम्पशन होना है तो जो हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है वो एक लॉस को रिप्रेजेंट करता है, तो हम उसको भी बुक करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि हो सकता है 100 की जगह 110 रुपये देने हो, तो डिवेंचर के 100 देने हो और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर के रिडेम्पशन पे हमें प्रीमियम भी देना हो, सपोज 10 रुपये का। तो ऐसे केस में फिर हमें डिवेंचर होल्डर को कितने रुपए देने पड़ जाएंगे, 110। 100 रुपये की फेस वैल्यू, 10 रुपये का प्रीमियम, 110 रुपये देने हैं। ठीक है, तो फिर हम उनको 110 रुपये का पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो अगली एंट्री आ जाएगी डिवेंचर होल्डर टू बैंक 110 रुपये से। अगर हमें प्रीमियम देना पड़ा और इसको हमने पहले राइट ऑफ नहीं किया होगा, अपने 12th में थोड़ा पढ़ा होगा कि हम प्रीमियम को शुरुआत में ही राइट ऑफ कर लेते हैं जब हमें पता होता है कि रिडेम्पशन पे लगना है, तो ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी किया हो सकता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है, यानी प्रीमियम को पहले ही जब डिवेंचर इशू करा था तभी उसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया था, राइट ऑफ नहीं किया था, तो फिर आप क्या करेंगे, जो प्रीमियम लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है आप इसको राइट ऑफ कर देंगे। आप इसको राइट ऑफ कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से, सिक्योरिटी प्रीमियम का उपयोग यहाँ किया जा सकता है। आप जनरल रिजर्व से भी राइट ऑफ कर सकते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस से भी राइट ऑफ कर सकते हैं टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, और ये 10 रुपये से आप इसको राइट ऑफ कर दें। ये मैंने नॉर्मल एंट्रीज बताई हैं जो हमेशा रिडेम्पशन के केस में होगी, और अब हम स्पेसिफिक केस पढ़ते हैं, अलग अलग केस कि कैसे रिडेम्पशन होगा। देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। जो केस हमने सबसे लास्ट में डिस्कस करा ओपन मार्केट ऑपरेशन से, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला पार्ट होता है। तो देखें, पहला तरीका रिडेम्पशन का, रिडेम्पशन बाय ओपन मार्केट operations, that is by purchase of own debenture in open market।
अब इसके दो पोर्शन होते हैं, दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो पहला पार्ट जो इसमें होगा उसको हम शुरू करते हैं। परचेज ऑफ ओन डिवेंचर फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। देखें, हमने मार्केट से ही अपना डिवेंचर खरीद लिया और हम उसको इमीडिएटली कैंसिल भी कर देंगे। ऐसा क्यों होगा कि हम मार्केट से अपना ही डिवेंचर खरीदें? तो एक एग्जांपल आप समझें। सपोज एक कोई पर्टिकुलर ईयर है जिसमें रिडेम्पशन होने वाला है 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020। ईयर के एंड पे डिवेंचर रिडीम होने के लिए ड्यू है, यहाँ रिडेम्पशन होना चाहिए और रिडेम्पशन प्राइस है 100 रुपये। आपने जो डिवेंचर इशू किया था तो उसका फेस वैल्यू भी 100 रुपये थी और इशू प्राइस भी 100 रुपये था। रिडेम्पशन 100 रुपये बाद होना है, 100 रुपये में होना है। अब देखें, ऐसा हो सकता है कि ये मार्केट में, यहाँ हमने इशू नहीं किया है, ये मैं शुरुआत में बता रहा हूँ आपको कि जब भी हमने इशू किया होगा, जहाँ भी हमने इशू किया होगा, फेस वैल्यू 100 और इशू प्राइस 100 रहा होगा। रिडेम्पशन भी हम 100 पे ले रहे हैं इस केस में। अब ऐसा हो सकता है कि डिवेंचर का रिडेम्पशन 100 पे ड्यू है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में जो मार्केट वैल्यू चल रही है डिवेंचर की, वो सपोज करें चल रही हो 98। तो अगर हमने डिवेंचर को मार्केट से 98 पे ख़रीद लिया तो हमें दो तरीके की सेविंग हो जाएगी। एक तो जो हमें 100 रुपये रिडेम्पशन पर देने थे वो 98 देने पड़ेंगे, तो 2 रुपये की सेविंग ये हो जाएगी रिडेम्पशन पे। और दूसरी जो सेविंग हो जाएगी वो हो जाएगी ब्याज की। तो अगर हम किसी भी मंथ में, सपोज ये मैं यहाँ जो ले रहा हूँ ये अक्टूबर का मंथ है, अगर मैं अक्टूबर में डिवेंचर को एक्वायर कर लूँगा जिनका अदरवाइज़ मुझे मार्च में रिडेम्पशन करना था, तो अगर मैं अक्टूबर में अपने ही डिवेंचर एक्वायर कर लूँगा तो ये आउटसाइडर के पास नहीं रहेंगे इतने पीरियड के लिए, तो इतने पीरियड का मुझे ब्याज किसी को नहीं देना होगा। तो ये इंटरेस्ट की सेविंग हो जाएगी। तो देखें, दो सेविंग हो जाएंगी। एक तो 2 रुपये का जो हमें रिडेम्पशन पे प्राइस देना था 100 रुपये, वो 98 में अपना काम चल जाएगा, प्लस जो अक्टूबर से लेके मार्च का है वहाँ तक का हमें ब्याज भी सेव हो जाएगा। इसीलिए अगर हमें मार्केट में डिवेंचर अवेलेबल होते हैं तो हम उनको मार्केट से ख़रीद के और उनको कैंसिल कर देते हैं ताकि हमें ये बेनिफिट हो जाए। एक सवाल यहाँ जो आता है वो है कि सर डिवेंचर मार्केट में 98 का होगा ही क्यों, जबकि उसकी रिडेम्पशन वैल्यू 100 है, और डिवेंचर में क्यों फ्लक्चुएशंस आएंगी? शेयर में आप समझते हैं कि शेयर में अगर कंपनी को प्रॉफिट होते हैं तो चूँकि वो ज़्यादा प्रॉफिट शेयर होल्डर को बढ़ता है इसलिए उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। अगर शेयर के केस में कंपनी में लॉस होता है तो वो लॉस शेयर होल्डर को बियर करना पड़ता है, इसलिए शेयर के प्राइस डाउन हो जाते हैं। लेकिन डिवेंचर के केस में तो सर फिक्स ही होता है। डिवेंचर चाहे कंपनी प्रॉफिट कमा रही हो चाहे कंपनी लॉस में चल रही हो, डिवेंचर होल्डर का तो जितना पेमेंट होना है उतना ही होना है। सपोज रिडेम्पशन प्राइस 100 है तो 100 ही मिलना है, तो फिर डिवेंचर की वैल्यू में फ्लक्चुएशंस क्यों आएंगे अगर ऐसा कुछ होता है? देखिए, डिवेंचर की वैल्यू में सही बोल रहे हैं आप कि फ्लक्चुएशंस आने नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी कीमत तो फिक्स है, उसको तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन कई चीज़ों में फ्लक्चुएशन इसलिए आते हैं क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐसी हो सकती है। सपोज़ करें डिवेंचर जो इशू किया गया था, इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट, सपोज़ करें आप, इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। अब इन्वेस्टर ने 100 रुपये लगाए थे और ये 12% की रेट से उसने इन्वेस्ट कर दिया था। आज मार्केट में कोई नए बॉन्ड इशू किए गए हैं किसी कंपनी के द्वारा और उनकी मार्केट रेट, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% रखी गई है। तो अब लोग क्या चाहेंगे, इन्वेस्टर क्या चाहेंगे कि उस कंपनी से जो डिवेंचर में उनका पैसा फंसा हुआ है वो हटाएं, क्योंकि उस पर केवल 12% का ब्याज मिल रहा है, और उस पैसे को वो कहाँ लगा दें, बॉन्ड में लगा दें जहाँ उनको 15% का ब्याज मिलेगा। तो चूंकि यहाँ क्या हो गई है, डिवेंचर के अगेंस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में आ रही है लोगों को लग रहा है कि डिवेंचर से पैसा निकाल के वो ज़्यादा बेहतर जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो डिवेंचर को बेचना चाहेंगे, और डिवेंचर को बेचना चाहेंगे, इस वजह से उसकी वैल्यू डाउन हो सकती है। तो जैसे आप अभी समझें कि वो 100 रुपये पे 12% कमा रहे हैं, तो उनको पूरे साल का ब्याज 12 मिलता है, तो वो चाहेंगे कि बेच दें। अगर ऐसे केस में अगर डिवेंचर 100 वाला 98 में भी बिका, तो भी वो 98 पे रुपए बॉन्ड में इन्वेस्ट करके उसका 15% कमाएंगे, जो कि 100 रुपये की 12% से ज़्यादा ही होगा। मैं 1 मिनट कैलकुलेट कर देता हूँ कितना अमाउंट होगा ये। 98 इंटू 15%, ये होगा 14.70 रुपये। तो वो 100 रुपये का डिबेंचर 98 में भी बेचने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि 98 रुपये भी अगर उन्होंने बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिए तो वो उससे ज़्यादा कमाएंगे जितना वो डिबेंचर पे कमा रहे थे। ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो इस वजह से डिबेंचर की मार्केट में वैल्यू डाउन हो सकती है, और फिर इसका फ़ायदा कंपनी उठा सकती है। कंपनी अपने ही डिबेंचर को 100 की जगह 98 में खरीद के और उनको कैंसिल कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसका हम पहला ऑप्शन अब भी पढ़ेंगे। मैंने लिख दिया था पहला ऑप्शन, लेकिन अब हम उसको पढ़ेंगे। तो मैं फ्रेशली शुरू करता हूँ। अपने ही डिबेंचर को एक्वायर करना इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए। ओके, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा आपको कि इसकी एंट्रीज क्या होंगी। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं यहाँ पे। एग्जाम्पल स्केल के फॉर्म में ले लेता हूं, और फिर एक थ्योरी एग्जाम्पल लिख दूंगा। सपोज करें ये कोई डेट है 1 अप्रैल 2019, और एक क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2020। कंपनी ने अभी से 5 साल पहले, 4 साल पहले कुछ डिबेंचर इशू किए होंगे। तो कंपनी के पास सपोज करते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो हैं अभी वो हैं 10,000। जो रेट है डिबेंचर की वो 12% पर एनम ले लेते हैं हम, और फेस वैल्यू 100 रुपये ले लेते हैं। अब कंपनी क्या करती है, अपने ही डिबेंचर्स को मार्केट से एक्वायर कर लेती है। किसी डेट पर हम ले लेते हैं, पहले हम मंथ प्लॉट कर देते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। और एक पॉइंट और हम लिख लेते हैं कि कंपनी की जो इंटरेस्ट की डेट्स हैं, कंपनी हर 6 महीने में इंटरेस्ट देती है। तो एक बार कंपनी 30 सितंबर को इंटरेस्ट देती है, और एक बार कंपनी 31 मार्च को देती है। मैं यहाँ हाईलाइट फॉर्म में लिख देता हूँ इंटरेस्ट, यहाँ कंपनी की तरफ से इंटरेस्ट दिया जाता है। अब कंपनी क्या करती है, अपने ही डिबेंचर को एक्वायर कर लेती है। सपोज 1 अगस्त को कंपनी क्या करती है, एक्वायर्ड करती है 2000 ओन डिबेंचर्स एट ₹98 एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। मतलब कंपनी अपने ही डिबेंचर किसी मार्केट के डिबेंचर होल्डर से खरीदती है, उसको इंटरेस्ट के अलावा एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट 98 रुपये पर डिबेंचर देती है, और डिबेंचर को खरीदा जाता है फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। अब देखें क्या होगा। अब हमें क्या क्या रिकॉर्ड करना है। हमें जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, पहला 1 अगस्त को जो हम अपने ही डिबेंचर को खरीदेंगे, कैंसिल करेंगे, तो क्या एंट्रीज आएंगी। फिर हम 30 सितंबर को कितने बचे हुए डिबेंचर पे ब्याज देंगे, और फिर हम 31 मार्च को कितने डिबेंचर पर ब्याज देंगे, और उनका P&L में कैसे ट्रांसफ़र होगा। तो सबसे पहले 1 अगस्त को जो हम अपने ही डिबेंचर एक्वायर कर रहे होंगे, और हम उनको एक्वायर करके ही कैंसिल कर देंगे, तो हम क्या एंट्री करेंगे। तो देखें, जो पहली एंट्री होगी 1 अगस्त को, पहली एंट्री वो होगी ओन
डिवेंचर अकाउंट, हमने अपने ही डिवेंचर खरीद लिए हैं, कितने रुपए में, 98 में, ठीक है। और 2000 डिवेंचर खरीदे हैं, इसलिए 2000 डिवेंचर्स इंटू 98 रुपी हो जाएगा 1,96,000। अब हमने जिस व्यक्ति से भी ये डिवेंचर खरीदे होंगे वो कंपनी के डिवेंचर होल्ड किए हुए था। देखें, कंपनी सितंबर में एक बार ब्याज बांटती है, एक बार मार्च में। तो जिस व्यक्ति ने हमें ये डिवेंचर बेचे उसको लास्ट टाइम जो ब्याज मिला होगा ना, वो 31 मार्च 2019 को मिला होगा। अब वो मार्च के बाद ब्याज मिलने के बाद अप्रैल में, मई, जून और जुलाई में 4 महीने से डिवेंचर अपने पास रखे हुए था। अगर वो 2 महीने और डिवेंचर ना बेचता तो उसको कंपनी से 6 महीने का ब्याज सितंबर में मिल जाता। लेकिन चूंकि उसने 4 महीने होल्ड करके डिवेंचर बेचे, तो वो जिसको भी डिवेंचर बेचेगा, फिर चाहे वो कंपनी को ही डिवेंचर क्यों ना बेचे, वो उस व्यक्ति से जिसको भी डिवेंचर बेचेगा 2 अमाउंट चार्ज करेगा, एक तो डिवेंचर का और दूसरा 4 महीने के ब्याज का। तो उसने डिवेंचर का हमसे 98 रुपये मांगा है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना मांगा होगा, और चूंकि हम इंटरेस्ट उनको दे रहे हैं इसलिए वो हमारा एक्सपेंस है, तो मैं उसको डेबिट कर रहा हूँ, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, या पूरा नाम लिख देते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। तो कितना इंटरेस्ट, तो कितने डिवेंचर उसने हमें दिए हैं, 2000 डिवेंचर दिए हैं। एक की फेस वैल्यू क्या है, 100 रुपये की फेस वैल्यू है, ठीक है। ब्याज की रेट क्या है, 12%, और वो कितने महीने का, 4 महीने का ब्याज मांगेगा। तो देख लें कितना हो जाएगा 4 महीने का ब्याज, कैलकुलेट कर लें आप, तो हो जाएगा 8,000 रुपये। ओके, तो हमें टोटल उसको कितने रुपए दिए हमने टू बैंक अकाउंट, 1,96,000 रुपये हमने उसको दिए हैं डिवेंचर के लिए, 8,000 रुपये हमने उसको दिए हैं ब्याज के लिए। तो ये कितना हो जाता है, 2,04,000 रुपये हो जाता है। क्या इन डिवेंचर को हम होल्ड करके रखने वाले, नहीं, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। और क्या एंट्री आएगी डिवेंचर को कैंसिल करने के लिए, 12% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। ये डिवेंचर जो हमारी बैलेंस शीट में दिखाई दे रहे होंगे और किस वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे दिखाई दे रहे होंगे। तो आ जाएगा 2000 डिवेंचर इनटू बैलेंस शीट में 100 रुपये पर दिखाई दे रहे होंगे 2 लाख रुपए। लेकिन हमने इनको खरीदा कितने में है, डिवेंचर को हमने 1,96,000 में खरीदा है, 8,000 तो हमें ब्याज का देना है। ब्याज का तो हमें अदरवाइज भी देना था, चाहे हम कैंसिल करें या ना करें, तो हमें अदरवाइज भी देना पड़ता। तो ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, P&L में जाएगा। 2 लाख का जो डिवेंचर का हमें अमाउंट पे करना था 2 लाख, उसके जगह हमने 1,96,000 पे करा। तो टू ओन डिवेंचर अकाउंट कितना रुपए, 1,96,000। और हमें कितने का प्रॉफिट हो गया, जो प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, कैपिटल रिजर्व, इसको हम बोलते हैं टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। कितने रुपए का, 4,000 रुपये का। देखिए कैसे 4,000 का हो गया, आप क्रॉस भी चेक कर सकते हैं। एक डिवेंचर जिसकी फेस वैल्यू 100 थी, आपने उसको कितने पे एक्वायर करा, 98 पे। आपको कितने रुपए बच गए, 2 रुपये बच गए एक डिवेंचर पे। तो 2,000 डिवेंचर पे कितने रुपए बचेंगे, 4,000, उनको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ डिवेंचर को एक्वायर कर लिया, जिससे हमने डिवेंचर एक्वायर करा उसको हमने 4 महीने का ब्याज भी दिया है और अलग से डिवेंचर के पैसे दिए हैं। डिवेंचर के पैसे देने में हमें अल्टीमेटली 4,000 का फ़ायदा हो गया। तो यहाँ की एंट्री तो हमारी ख़त्म हो गई। अब हम करेंगे नेक्स्ट डेट की 30 सितंबर की एंट्री। जो मैंने यहाँ एंट्री करके दिखाई है आपको स्टडी मटेरियल में ऐसे नहीं मिलेगी, मैं इसकी नेट एंट्री करके बता दूंगा अगले ही एग्जाम्पल में। तो स्टडी मटेरियल क्या करता है, ओन डिवेंचर को और ओन डिवेंचर को रिकॉर्ड नहीं करता है, और अब जो एंट्री बच रही है अगर आप देखें तो उसको वो रिकॉर्ड कर देता है। मतलब वो रिकॉर्ड करेंगे 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो मैं अभी कर दूंगा नेट एंट्री, जो वो करते हैं वो मैं कर दूंगा। यहाँ मैं जगह छोड़ देता हूँ जहाँ मैं बाद में कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, अभी कर देता हूँ मैं। तो वो एंट्री करेंगे
जो स्टडी मटेरियल है वो एंट्री करेगा। 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट जो कि 2 लाख रुपए के हैं, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो कि हमने कितना दिया है, 8,000 रुपये दिया है टू बैंक, और हमने पैसे कितने चुकाए हैं, आपको अगर एग्जांपल में याद हो तो हमने पैसे चुकाए हैं 2,04,000, क्योंकि 98 के हिसाब से 1,96,000 हमने डिवेंचर के चुकाए थे और 8,000 रुपये हमने ब्याज के, तो हमने पैसे चुकाए हैं 2,04,000। और टू कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, कैपिटल रिजर्व कितना हो जाएगा, 4,000। तो आप ऐसी एंट्री भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको एक बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि डबल एंट्री हो गई है। देखें, तो अभी एक एंट्री की हमने कैंसिल करने की, और उस पर जो प्रॉफिट हुआ उसको बुक करने की। अब हम एंट्री करते हैं 30 सितंबर को इंटरेस्ट की। अब देखें, जब हम इंटरेस्ट दे रहे होंगे 30 सितंबर को, तो हमें चेक करना है कितने डिवेंचर आउटस्टैंडिंग है। तो 10,000 डिवेंचर में से 2,000 तो कैंसिल हो गए, तो केवल कितने बचे हैं डिवेंचर, 8,000 डिवेंचर बचे हैं। तो हम पहले इंटरेस्ट को ड्यू कर देंगे। तो यहाँ एंट्री आएगी पहली, जो तीसरे नंबर एंट्री बन रही है हमारी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। देखें कितना, तो 2,000 रुपये के डिवेंचर पे जो ब्याज देना था हमें, उसका हिसाब 2,000 डिवेंचर पे जो हमें ब्याज देना था उसका हिसाब हम कर चुके हैं। और शुरुआत में 10,000 थे, तो अब हमारे पास 8,000 डिवेंचर हैं जिन पर हमने शुरू से अभी तक कोई ब्याज नहीं दिया है। तो 8,000 डिवेंचर इंटू 100 रुपये का एक डिवेंचर, 12% की रेट है, और 6 महीने से उस पर कोई ब्याज नहीं दिया गया है। तो ये देख लें कितना ब्याज हो जाएगा, निकाल लें एक बार, आप कैलकुलेट कर लें। आप साथ में कैलकुलेट करते जाएं तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जो बात हो रही है वो सही है। तो ये 48,000 रुपये का ब्याज आ रहा है। और हम इस ब्याज को पे कर देंगे। नरेशन आएगा बीइंग इंटरेस्ट मेड ड्यू, और इसको हम पे कर देंगे। तो एंट्री आएगी डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये 48,000 का पेमेंट हो जाएगा। ओके, 30 सितंबर को ये पेमेंट हो जाएगा। अब अगेन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या होगा, यहाँ हमने पेमेंट कर दिया ब्याज का, इस पीरियड में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा। अगेन हम 31 मार्च को ब्याज का पेमेंट करेंगे। तो हम क्या क्या एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। दूसरा, इंटरेस्ट को हम P&L में ट्रांसफ़र करेंगे, सारे इंटरेस्ट को, जो हमने यहाँ चुकाया था, जो हमने यहाँ चुकाया था, जो हमने यहाँ चुकाया। ठीक है, तो ये 2 एंट्री हमें यहाँ करनी है। तो 31 मार्च 2020 फिफ्थ एंट्री हो रही है हमारी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। देखें अभी अगेन कितने डिवेंचर पे, वही 8,000 डिवेंचर पे, जिनकी एक की फेस वैल्यू 100 है। 12% की रेट से हमें सितंबर के बाद से मार्च तक का 6 महीने का ब्याज देना है, जो कि अगेन 48,000 होगा। हम इसको पे कर देंगे। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ थोड़ा टाइम बचाने के लिए। तो एंट्री आ जाएगी डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और हम 48,000 का इंटरेस्ट पे कर देंगे। और फिर हम इस सारा इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर देंगे P&L में, और एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। देखिए कितना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, फर्स्ट टाइम हमने पे करा था 8000, फिर हमने पे करा था 48,000, आप चेक कर सकते हैं वापस जाके, और फिर हमने पे करा 48,000। तो ऐसा करते हुए जो हमारा इंटरेस्ट हो गया टोटल वो हो गया 1,04,000। मैं एक बार चेक कर देता हूँ कैसे इंटरेस्ट आ रहा है। देखें यहाँ से देखना, 48,000 तो हमने ये पे करा मार्च में 6 महीने का, 48,000 हमने यहाँ पे करा सितंबर में 6 महीने का 8,000 डिवेंचर पे, और जो 2,000 डिवेंचर थे उन पर हमने शुरुआत में 8,000 का ब्याज पे करा था। तो 8,000 फिर 48,000 फिर 48,000, इतना हमने ब्याज पे किया। ओके, चलो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट का।